नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं पेपर यूपी पीसीएस में आरओ एआरओ का पेपर हुआ था 20 सितंबर 2020 को। उसका पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। ये 7वां पार्ट है, इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट करिए, सारी पार्ट पड़ी हुई है और कंटिन्यूअस पार्ट है तो इसको जरूर देखिएगा। और देखिए, जीके जीएस में महारत हासिल करना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीके जीएस के रामबन का, इसको आप जरूर फॉलो कर सकते हैं। और पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके पास देखिए किसी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो जीके अफेयर से 25@gmail.com पर भेज सकते हैं, ताकि इसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, यानी कि इनमें से बताना है आपको कि कौन सा जो है करेक्टली मैच्ड है। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इटावा पायलट अल्बर्ट मेयर परियोजना। तो करेक्ट उत्तर इसका बी है, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। तो इसको जो है स्टार्ट किया गया था जो है 1948 में। जी हाँ, इटावा पायलट प्रोजेक्ट को 1948 में जो है स्टार्ट किया गया था और इसको लेटर एक्सपेंड किया गया था 1956 में, यानी कि 1956 में इसका विस्तार किया गया था। उसके देखिए यहाँ पर आपको सेवाग्राम जो है देखने को मिल रहा होगा। तो सेवाग्राम जो है आश्रम जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा वर्धा के पास जो है फाउंड किया गया था और बाद में विनोबा भावे ने अपना हेडक्वार्टर इसको बना लिया था सेवाग्राम को, जो कि वर्धा के पास है। इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, 1943 के बंगाल अकाल के बाद ब्रिटिश द्वारा भारत का ग्रो मोर फूड अभियान 1943 से 1951 तक चलाया गया था। तो इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ग्रो मोर, तो यहाँ पर जो ए है ग्रो मोर फूड जो है, इसको ध्यान रखिएगा कि 1943 में जो बंगाल में अकाल पड़ा था उसके बाद ब्रिटिश द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था कि भारत का ग्रो मोर फूड अभियान, जो कि 1943 से लेके 1951 तक चला। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सही सुमेलित इसमें सिर्फ इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो है अल्बर्ट मेयर के द्वारा जो है शुरू किया गया था। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक खेती वाले क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से यहाँ पर संक्षेपित नहीं है। तो इसको ध्यान रखिएगा, यानी कि कौन सा करेक्टली मैच्ड यहाँ पर नहीं है। तो देखिए, नहीं है पूछा जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सरसों, तो यहाँ पर देखिए सरसों यहाँ पर सही है, आगरा में। आलू फरुखाबाद में है, लेकिन मक्का जो है यहाँ पर मैनपुरी में नहीं होगा। तो यही उत्तर सही है। तो यहाँ पर उत्तर सी सही होगा। मक्का के लिए यहाँ पर मैनपुरी जो है फेमस है। उत्तर प्रदेश का मैनपुरी जो है यहाँ पर फेमस है। तो यहाँ पर जबकि तिल हमीरपुर, तो इसको थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा। और देखिए, पूरे हम दुनिया में बात करते हैं कि मक्का का सर्वाधिक उत्पादक जो है देश कौन सा है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसको ध्यान रखिएगा। जबकि राज्य में हम बात करते हैं तो कर्नाटक, मध्य प्रदेश जो है, ये आपको राज्य हैं कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ये सबसे अधिक जो है मक्का उत्पादन करने वाले राज्य हैं। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि सरसों आगरा में, आलू फरुखाबाद में, मक्का मैनपुरी में और तिल हमीरपुर में। तो इस तरह से थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक करंट का क्वेश्चन है कि फरवरी 2020 में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सर्विस जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो फरवरी 2020 में इसको शुरू किया गया था। तो महाराष्ट्र के द्वारा इसको शुरू किया गया था। जी हाँ, महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया था और मुंबई से पुणे के बीच में इसको चलाया गया था। जी हाँ, मुंबई से पुणे के बीच में इसको चलाया गया था। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फेम योजना, जी हाँ, फेम योजना जो है भारत सरकार के जो है, ध्यान रखिएगा, हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री के द्वारा जो है इसको चलाया जा रहा है फेम। तो इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है। तो फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। जी हाँ, फास्टर एडॉप्शंस ऑफ एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस के द्वारा 2015 में इसको शुरू किया गया था। जी हाँ, फेम योजना 2015 से जो है शुरू किया गया है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जमा बीमा और ऋण गारंटी बीमा नियम के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है, यानी कि दैट इज़ अ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के बारे में कौन सा सही है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सब्सिडरी होगा, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की एक सब्सिडरी है और इसके द्वारा 5 लाख रुपये तक की जमा राशि जो है की जाती है, यानी कि डिपॉजिट अप टू द ₹5 लाख आर इशूड बाई इट।
तो देखिए इसमें जो है दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो यानी कि 1 और 2 दोनों सही है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तब देखिए इसके बारे में, यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी जो इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, ये आपको आरबीआई दैट इज़ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो है होली ओन सब्सिडरी है। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको ओन करती है, तो इसकी सब्सिडरी है। तो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशंस का यहाँ पर बना कब है, तो 1978 में बना है। जी हाँ, 1978 में इसको बनाया गया था बाई मर्जर ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो किसको किसको मर्ज करके इसको बनाया गया है, तो डिपॉजिट जो है इंश्योरेंस कॉरपोरेशंस, जिसको डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन डीआईसी जिसको बोलते हैं, और साथ ही साथ क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशंस ऑफ इंडिया, साथ ही साथ किसको, तो क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशंस ऑफ इंडिया। तो इन दोनों को मर्ज करके जो है इसको बनाया गया, और इसके लिए एक एक्ट लाया गया था। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशंस एक्ट, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशंस एक्ट 1961 का है। तो जी हाँ, एक इसके द्वारा ही यहाँ पर जो है इन दोनों को मर्ज करके जो है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस कॉरपोरेशंस बनाया गया था। इसको ध्यान रखिएगा। और ये जो कॉरपोरेशंस है, वो जो भी बैंक यहाँ पर जो है डिपॉजिट करती है, 100 रुपये पे 10 पैसे चार्ज करती है। इसी तरह से यहाँ पर 5 लाख का जो है यहाँ पर बीमा जो है दिया जाता है। तो इस तरह से यानी कि 5 लाख रुपये तक के जो है यहाँ पर जो है सेफ रहता है रुपया। अब देखिए सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मिलान करना है। जी हाँ, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में बैंक दिया हुआ है, और सूची 2 में इसका प्रकार दिया हुआ है कि किस तरह का यहाँ पर बैंक है। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो इंडियन बैंक है, तो इंडियन बैंक जो है कैसा बैंक है, तो ये पब्लिक इंटरप्राइजेज बैंक है। दैट इज़ यहाँ पर आपको ए का 4 हो जाएगा। तो ए का 4 देखिए यहाँ पर सी और डी में है। तो यहाँ पर देखिए आंसर बता देता हूँ, डी है। तो जैसे ही यहाँ पर इंडियन बैंक आपको पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का बैंक है, तो इसको जो है 1907 में बनाया गया था। जी हाँ, 1907 में इसको बनाया गया था। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है इंडियन बैंक का, तो चेन्नई में है। उसके बाद देखिए आईसीआईसीआई बैंक, तो इसका एक प्राइवेट बैंक है, दैट इज़ अ निजी बैंक है, यानी कि बी का तीसरा हो गया, निजी बैंक है। और इसको 1994 में बनाया गया था, और इसका हेड क्वार्टर जो है बड़ोदरा गुजरात में है। उसका देखिए सिटी बैंक, तो सिटी बैंक कैसा बैंक है, तो ये आपको एक फॉरेन बैंक है, दैट इज़ अ विदेशी बैंक, यानी कि सी का 1 हो जाएगा। तो विदेशी बैंक है। इसका स्थापना 1812 ईस्वी में हुआ था। जी हाँ, सिटी बैंक की स्थापना 1812 ईस्वी में हुआ था, और इसका हेड क्वार्टर सिटी बैंक का न्यूयॉर्क में स्थित है। उसके देखिए सारस्वत बैंक, ये एक तरह का कोऑपरेटिव है। जी हाँ, कोऑपरेटिव है, और इसको 1918 में बनाया गया था। और इसका जो है यहाँ पर आपको यानी कि एक सहकारी है। तो यहाँ पर डी का दूसरा हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और इसका हेड क्वार्टर मुंबई में है। तो इस तरह से इसको जरूर ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए 96 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है कथन और कारण दिया हुआ है, और इसके अनुरूप आपको आंसर देना है। तो देखिए कथन में दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ऑपरेशन ट्विस्ट के तहत आरबीआई एक साथ अल्पकालिक प्रतिभूतियां बेचता है और दीर्घकालिक प्रतिभूतियां खरीदता है। दैट इज ए अंडर ऑपरेशन ट्विस्ट। तो आरबीआई का ऑपरेशन ट्विस्ट चलाया गया था, जिसके द्वारा आरबीआई साइमल्टेनियसली सेल शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज एंड बाई लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, यानी कि जो छोटे अवधि के लिए जो सिक्योरिटी होता है उसको कंटिन्यूसली सेल करते हैं साइमल्टेनियसली, और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी को बाई करता है। ऑपरेशन ट्विस्ट के तहत जो है यहाँ पर ध्यान रखना है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, दिस ऑपरेशन इज टू प्रमोट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, शॉर्ट टर्म को बेच के लॉन्ग टर्म का खरीद रहे हैं, तो ये प्रमोट करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का। तो देखिए पहला यानी कि असर्शन भी सही है, और साथ ही साथ इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है रीजन। तो यहाँ पर आंसर यहाँ पर ए होगा, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं, और यहाँ पर रीजन जो है असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य है, यानी कि सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, यानी कि वह बिजनेस करता है तो इसका सोशल ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है। जी हाँ, बिजनेस का सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, तो यह है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इसका सही उत्तर होगा। दैट इज ए रोजगार सृजन, इसका जो है करेक्ट उत्तर होगा। तो यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में शहरीकरण का स्तर सबसे कम है। तो जी हाँ, 2011 का जो जनगणना हुआ था वो जो है कुल मिलाकर 15वां जनगणना था, और आज़ादी के बाद जो है 7वां जो है जनगणना था। और इस जो है इस जनगणना का जो है यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि सेंसस कमिश्नर कौन थे, तो सी चंद्रमौली जी थे। और मोटो क्या था, तो
जो है यहाँ पर हमारा सेंसस हमारा जो है भविष्य जो है, यानी कि आवर सेंसस आवर फ्यूचर इसका मोटो था इस सेंसस का। अब देखिए इस पे आते हैं कि जनगणना के अनुसार राज्य में शहरी का स्तर जो है सबसे कम, तो सबसे कम यहाँ पर जो है किसका था, तो यहाँ पर जो है ध्यान रखना है कि वेस्ट बंगाल का था, यानी कि करेक्ट उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का जो अर्बनाइजेशन था वो 31.89% था। जी हाँ, इतनी प्रतिशत आबादी जो है शहरों में रहती थी, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। और अगर हम पूरे भारत देश की बात करते हैं तो देखिए 2001 में जहाँ 27.8% जो है आबादी शहरों में रहा करती थी, वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार 31.16% जो है शहरों में रहा करती है। तो इस तरह से अभी आपसे पूछा जाए कि भारत के कितने प्रतिशत आबादी जो है शहरों में रहती है, तो 31.16%, जबकि 2001 की जनगणना के अनुसार 27.81% था। और यहाँ पर सबसे कम जो है यहाँ पर पश्चिम बंगाल में है 31.89%। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जारवा जनजाति निवास करती है। जी हाँ, जारवा जनजाति यहाँ पर निवास करती है, तो अंडमान और निकोबार इसका सही उत्तर होगा। जी हाँ, अंडमान निकोबार में दो प्रमुख जनजाति है, जारवा और सेंटनलीज, तो सेंटनलीज और जारवा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अंडमान निकोबार। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है आपको मिलान करना है। तो एक देखिए खनन क्षेत्र है और दूसरा में आपको खनिज दिया हुआ है, यानी कि किस खनिज का किस खनन क्षेत्र यानी कि माइनिंग एरिया जो है प्रसिद्ध है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए पहला है गुरु महिसानी, तो गुरु महिसानी जो यहाँ पर खनन क्षेत्र है वो आपको ध्यान रख लेना है कि सबसे पहले आयरन ओर के लिए प्रसिद्ध है और उड़ीसा में है। जी हाँ, गुरु महिसानी, तो यहाँ पर आपको आयरन ओर के लिए है, तो यानी कि लौह अयस्क के लिए, यानी कि ए का 3 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए ए का 3 हम यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ पर ए का 3 देखिए सी और डी यहाँ पर दोनों में से कोई एक होगा। उसके बाद देखिए तालचेर, तो तालचेर जो है कोल के लिए है और ये उड़ीसा में है, तो देखिए बी का यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आंसर सी हो गया, क्योंकि ए का 3 बी का 4। और जादूगोड़ा जो है यूरेनियम के लिए है, झारखंड में स्थित है, तो यहाँ पर सी का दूसरा हो जाएगा। और जावर यहाँ पर जिंक के लिए, जावर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जिंक के लिए है, तो यहाँ पर डी का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब देखिए एक बार और समराइज करता हूँ। गुरु महिसानी उड़ीसा में है आयरन ओर के लिए, यानी कि लौह अयस्क के लिए। तालचेर यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है कोयला के लिए, जो कि उड़ीसा में स्थित है। जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए झारखंड में स्थित है। और जावर यहाँ पर जिंक के लिए है, जो कि राजस्थान में स्थित है। तो इस तरह से आंसर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस हवा से होती है। तो देखिए भारत का अगर हम इस तरह से जो है प्रायद्वीपीय भारत का नक्शा बनाते हैं, तो इस तरह से इधर से जो है मानसून आती है, यानी कि अगर हम इस तरह से अगर बात करते हैं तो दक्षिण और पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिमी हवाएं से जो है यहाँ पर आपको जून में जो है अक्सर मानसून जो है देखने को मिलता है। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ए इसका हो जाएगा। और मानसून की अगर हम बात करते हैं तो मानसून जो है अरबी शब्द मौसिन से लिया गया है। जी हाँ, जो मानसून है वो अरबी भाषा का शब्द मौसिन से लिया गया है, जिसका अर्थ है मौसम। तो इस तरह से थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना, अरबी शब्द है, इसको भी ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य को पार नहीं करती है। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर भारत का मैप इस तरह से बनाते हैं, तो लगभग बीचों बीच से जो है गुजरती है, भारत की 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री जो है नॉर्थ है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अक्षांश है, तो इसको भी ध्यान रखना है। अब देखिए 8 राज्य जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो गमछा झार मित्र पर, तो देखिए क्या है गमछा, गमछा झार मित्र पर, तो देखिए मित्र पर। तो इस तरह से ये ट्रिक है, यानी कि निमोनिक्स है, इसको ध्यान रखना है कि गमछा झार मित्र पर। अब देखिए 8 राज्य है, इससे आपको ध्यान रख लेना है, अपने नोटबुक में जरूर नोट डाउन कर लीजिए कि गमछा झार मित्र पर। तो अगर बिहार और यूपी के आसपास के अगर लोग हैं, आप लोग देख रहे हैं वीडियो, तो गमछा जो है यहाँ पर होता है, जो तौलिया होती हैं, तो यहाँ पर गमछा। तो देखिए ग से यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है गुजरात हो गया, ग से यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है गुजरात हो गया, म से हो गया मध्य प्रदेश, म से मध्य प्रदेश, और छ से यहाँ पर हो गया छत्तीसगढ़, और झार से हो गया झारखंड, झा से हो गया झारखंड, और देखिए मी से हो गया यहाँ पर मिजोरम, ती से हो गया त्रिपुरा, और यहाँ पर हो गया
प से हो गया पश्चिम बंगाल और यहाँ पर र से हो गया राजस्थान। तो इस तरह से यहाँ पर देख रहे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 राज्य यहाँ पर हो गया। तो क्या मैंने मणिपुर का नाम लिया? नहीं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्य हैं, मिजोरम और त्रिपुरा। तो यहाँ पर मणिपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ये इससे जो है कर्क रेखा गुजरती नहीं है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और देखिए कर्क रेखा को जो 2 बार काटने वाली भारत की नदियां हैं, अगर कर्क रेखा इस तरह से हम बनाते हैं तो देखिए मध्य प्रदेश से पहले राजस्थान जाती है और राजस्थान से फिर गुजरात आती है। तो ये नदी आपको माही नदी है। जी हाँ दोस्तों, माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मिलान करना है। जी हाँ, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए सूची 1 में यहाँ पर देश है और सूची 2 में यहाँ पर राजधानी है, तो उसको जो है मिलान करना है। तो देखिए म्यांमार, तो म्यांमार का यहाँ पर कैपिटल जो है आपको ध्यान रखना है, जो है यहाँ पर नापीदा है। नापीदा नया कैपिटल है, लेकिन पहले यंगून हुआ करता था। तो यहाँ पर देखिए ए का यहाँ पर 4 हो गया। तो ए का 4 जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सी आंसर यहाँ पर सही दिख रहा है। और म्यांमार की यहाँ पर पुराना कैपिटल जो है यंगून है, जबकि नया कैपिटल है नापीता। और यहाँ पर देखिए बर्मीज़ क्यात, क्योंकि म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था, तो बर्मीज़ क्यात इसके जो है करेंसी है। उसके बाद देखिए कंबोडिया, तो कंबोडिया का यहाँ पर नोम पे, यहाँ पर जो है नोम पेन इसका जो है राजधानी है और कंबोडियन रियल इसका जो है करेंसी है। जबकि वियतनाम का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वियतनाम का हनोई जो है कैपिटल है, वियतनाम का हनोई है, तो यहाँ पर इसका करेंसी है वियतनामीज डोंग। वियतनामीज डोंग इसका करेंसी है। लाओस का यहाँ पर जो है वियनतिएने, वियनतिएने इसका जो है कैपिटल है, जबकि लाओ किप इसका जो है करेंसी है। तो एक बार ध्यान रखिएगा, म्यांमार का जो है नापीता पुराना कैपिटल था यंगून, जबकि इसकी करेंसी है बर्मीज़ क्यात। कंबोडिया का यहाँ पर कैपिटल नोम पेन है, जबकि इसकी करेंसी है कंबोडियन रियल। वियतनाम के कैपिटल हनोई है, जबकि करेंसी है वियतनामीज डोंग। लाओस के कैपिटल है वियनतिएने, जबकि करेंसी है लाओ की। तो इस तरह से इसको आंसर सी सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मिलान करना है। तो सूची 1 में क्या है? नदी है, और सूची 2 में शहर है। यानी कि शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसको भी ध्यान रख लेना है। तो देखिए सब पहले है सत अल अरब। तो सत अल अरब जो है नदी जो है वो यहाँ पर आपको बसरा जो है शहर स्थित है। तो बसरा शहर जो कि इराक का है। तो देखिए ए का दूसरा यहाँ पर बी या फिर डी में है। तो यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है कि सत अल अरब नदी बसरा जो है शहर इसके किनारे स्थित है और इराक का है। उसका देखिए पराग्वे जो नदी है वो असंसियन जो है यहाँ पर आपको, जो कि पराग्वे देश की कैपिटल है। तो पराग्वे की कैपिटल असंसियन है और ये पराग्वे नदी के किनारे ही स्थित है। यानी कि बी का 3 हो जाएगा। अब बी का 3 जैसे होगा तो आंसर डी हो गया। उसके देखिए नाइजर जो नदी है वो यहाँ पर नियामे शहर के पास से गुजरती है। तो नियामे किसका कैपिटल है? तो नाइजर का। तो नाइजर का कैपिटल नियामे, जो कि नाइजर नदी के ही किनारे स्थित है। उसके बाद देखिए वियना, जो कि ऑस्ट्रेलिया नहीं, आपको ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया नहीं, तो क्या है? तो ऑस्ट्रिया जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, उसकी कैपिटल है वियना। तो यहाँ पर डेन्यूब नदी उसके जो है आपको ध्यान रखना है कि डेन्यूब नदी के किनारे वियना शहर स्थित है। तो इस तरह से आपको आंसर डी सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2020 में भारत सरकार द्वारा नया शुरू किया गया प्रेरक दाऊद सम्मान, कौन सा सम्मान है? यहाँ पर ध्यान रखना है कि प्रेरक दाऊद सम्मान है वो किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये संबंधित है, आपको ध्यान रख लेना है कि अपशिष्ट प्रबंधन और शहर की स्वच्छता स्थिति के लिए, यानी कि बेस्ट मैनेजमेंट एंड द सैनिटेशन स्टेटस ऑफ द सिटी के लिए प्रेरक दाऊद सम्मान 2020 में भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी। तो देखिए जरूर लाइक कर दीजिए और वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं दोस्तों करिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।